फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज का टॉपिक आप देख रहे हैं पॉवर्टी। आज हम लोग पॉवर्टी को कवर करेंगे। पॉवर्टी का जो टॉपिक होगा बिल्कुल एज इट इज़ मेंस एंड प्री दोनों के उस पे होगा। और पॉवर्टी आपके एमपीपीएससी में बिल्कुल सिलेबस में है, मेंस के सिलेबस में आप देख सकते हैं, और यूपीएससी में तो ऑफ कोर्स है ही। तो पॉवर्टी क्या है, क्यों इसको सिलेबस में डाला गया है, रीजंस के क्यों हैं, क्योंकि पॉवर्टी हमारे इंडिया में बहुत है और इसको कम करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं, आखिर पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी के टाइप्स क्या हो सकते हैं, उन सब सारी चीज़ों को देखेंगे। तो बेसिकली ये है पार्ट 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पॉवर्टी पढ़ने से पहले हमको ये देखना है कि आखिर पॉवर्टी होती क्या, रियल में गरीबी क्या होती है, उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। और कई कई इंस्टीट्यूशंस, जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं अपने इंडिया में, या फिर ले लो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इन्होंने अलग अलग तरीके से पॉवर्टी, गरीबी का बारे में इन्होंने बताया है। तो क्या है पॉवर्टी? अगर हम इजी वे पे देखें तो पॉवर्टी एक ऐसा है जिसमें कोई व्यक्ति, थोड़ा सा आप मेरी ही बात सुनिएगा इसमें, कि कोई व्यक्ति या कोई एक समूह जो है अपने जो मूलभूत आवश्यकताएं, यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये उसकी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, वो उसको पूरा नहीं कर पा रहा है। वो ढंग से खा नहीं पा रहा है, रह नहीं पा रहा है, उसके पास रहने के लिए घर नहीं है इवन। तो ऐसे लोग असमर्थ होते हैं, तो इनको हम कह सकते हैं कि हाँ, ये है गरीब, रियल गरीब ये हैं। तो इन लोगों को हम गरीब की श्रेणी में डालते हैं, यानी कि गरीब की उसमें डालते हैं। तो हम कह सकते हैं कि गरीब वो है जो अपनी बेसिक नीड्स, मूलभूत आवश्यकताएं को पूरी नहीं कर पाता। और एक सोशल या सोसाइटी की हम बात करें, समाज का एक बड़ा भाग जो जीवन की न्यूनतम आवश्यकता, यानी कि बेसिक नीड्स, मिनिमम नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ एंड सर्वाइव्स, ओके, उसको भी वो पूरा नहीं कर पाता है। तो ऐसे ही हम पूरे सोसाइटी को हम बोल सकते हैं कि ये कलेक्टिव पॉवर्टी है, यानी कि एक सामुदायिक गरीबी है। इस तरीके से हम उसको बता सकते हैं। फिर देन हम देखें कि पॉवर्टी डेफिनेशन यूनाइटेड नेशन ने क्या बोला, यूएन ने क्या बोला है। तो बेसिकली यूएन ने बोला है कि भैया, जो फंडामेंटली पुअर हैं वो डेनाइल ऑफ चॉइसेस और एंड अपॉर्चुनिटीज़, उनके पास ना विकल्प होते हैं, ना उनके पास कोई अवसर होते हैं, ये अपने अवसरों से वंचित होते हैं, ये इनके पास विकल्प नहीं होते हैं, और जिससे उनकी ह्यूमन डिग्निटी नहीं हो बन पाती, मतलब उनकी मानवीय गरिमा का उल्लंघन होता है। बिल्कुल, आपके पास अगर आपके पास अवसर नहीं है, आपके पास कोई विकल्प नहीं है, तो आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। और दूसरी चीज़, आप अपने जो आपकी जो खुद की एक डिग्निटी होगी, वो क्या होगी, कमज़ोर होती चली जाएगी, और आप वैसा ही जीवन जीना चालू कर देंगे। इस तरीके से यूएन ने बताया है, इट मीन्स लैक ऑफ बेसिक कैपेसिटी टू पार्टिसिपेट इफेक्टिवली इन सोसाइटी। मतलब कि देखा जाए कि समाज में प्रभावी रूप से जो भाग लेने की बुनियादी क्षमता का जो अभाव है, वो नहीं हो पाता है। अगर कोई व्यक्ति समाज में अगर भाग नहीं ले पा रहा है इस गरीबी के कारण, तो होगा क्या भैया, वो असुरक्षित महसूस करेगा, इनसिक्योरिटी। फिर वो पावरलेस, मतलब उसके पास कोई पावर तो है नहीं बेचारा। वो जब असुरक्षित ही महसूस करेगा तो वो सोचेगा कि मेरे पास कोई पावर नहीं, मेरी कोई बात नहीं सुनेगा, उसका समुदाय में बहिष्कार हो जाएगा। वो जैसे कि आप खुद ही आप ह्यूमन बिहेवियर में देखिए, कोई ऐसे घूमता रहता है बोरी लेकर के, तो आप उसको भगाते हैं, चल यहाँ से जा, ऐसा मतलब एक ह्यूमन डिग्निटी उसकी क्या होती है, इम्पेक्ट करते हैं हम लोग। कभी कभार ऐसा भी होता है, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर देन इट मीन्स सक्सेसिबिलिटी टू वायलेंस एंड इट्स ऑफ्टन इम्प्लाइज लिविंग ऑन मार्जिनल एंड फ्रेगल इन्वायरमेंट। मतलब ये कि उसे साफ़ पानी नहीं मिलेगा, अच्छा अगर उसे साफ़ पानी नहीं मिल रहा है, वो स्वच्छ वातावरण में नहीं रह पा रहा है, मतलब क्लीन वाटर नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, ये सब सारी चीज़ें अगर भी नहीं है, तो भी वो गरीब है। उसको एक अच्छा पानी पीने का अधिकार है, साफ़ पानी पीने का अधिकार है, अच्छे वातावरण में रहने का उसको अधिकार है, वो बोल सकता है। आर्टिकल नंबर 21, याद रखिएगा इसको। तो ये लोग ऐसे रहने से क्या होता है कि ये
यूएन ने बोला है कि भैया ऐसे ऐसे लोग भी क्या होंगे, गरीब में माने जाएंगे, गरीब गरीब माने जाएंगे। तो ये होता है। अगर हम वर्ल्ड बैंक के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, 1990 में एक गरीबी रेखा यानी कि पॉवर्टी लाइन लेकर के आया। अब पॉवर्टी लाइन में उस टाइम उन्होंने ये बोला, आगे मैं आपको बताऊंगा कि पॉवर्टी लाइन होती क्या है, गरीबी रेखा क्या होती है। पहले हम ये देख लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला। तो वर्ल्ड बैंक ने ये बोला कि 1990 में एक लेकर के आया भैया कि पॉवर्टी लाइन है, अगर कोई व्यक्ति $1 से कम कमाता है, $1 आज की डेट में 79-80 समथिंग चल रहे हैं, अगर ये इससे कम कमाता है तो वो गरीबी रेखा में आ जाएगा। इसको थोड़ा सा फिर हमने क्या किया, अमेंडमेंट किया 2017 में वर्ल्ड बैंक ने। उसमें बोला गया कि अगर कोई व्यक्ति $1.90 से अगर पर डे से कम कमाता, पर डे अगर नहीं कमा रहा है, दोनों पर डे ही है, $1 और $1.90 दोनों पर डे है, अगर वो उससे कम कमा रहा है तो वो गरीब है। और इसको हमने नाम दिया इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन। पूरे विश्व की एक पॉवर्टी लाइन बनाई वर्ल्ड बैंक ने और बोला कि भैया $1.90 से अगर कोई कम कमाएगा तो वो क्या कहलाएगा, गरीबी रेखा में आ जाएगा। और वो हर दिन की बात हो रही है, ठीक है, इस तरीके से। फिर है टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, यानी कि पॉवर्टी के कितने प्रकार से अभी तक वर्ल्ड में परिभाषित किया गया है। तो उसके दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी यानी कि पूर्ण गरीबी, और एक होता है रिलेटिव पॉवर्टी यानी कि सापेक्ष गरीबी। अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी यानी कि पूर्ण गरीबी क्या है, इसको समझते हैं। पूर्ण गरीबी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर जो व्यक्ति है ना, उसके पास बुनियादी जीवन यानी कि बेसिक नीड्स, जो बेसिक नेसेसिटी है वो उसके पास नहीं होती है। मतलब कि जो जीवन को चलाने के लिए हमारे पास बेसिक नेसेसिटीज़ है, अगर वो उसके पास नहीं है। अब बेसिक नेसेसिटीज़ क्या है, यानी कि बुनियादी आवश्यकता क्या है आपकी, वही खाना, पानी, कपड़े, घर, शौचालय, सैनिटेशंस। ओके, तो ये सारी चीज़ें अगर नहीं हैं तो उसको हम पूर्ण गरीबी में डाल देते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी में डाल देते हैं। जैसे कि उसके पास भोजन नहीं है, सुरक्षित पेयजल नहीं है, शौचालय की सुविधा नहीं है और स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, गरीबी की ओर, ज़्यादा से ज़्यादा गरीबी की ओर ढकेलने लगती हैं। क्लियर है। अगर आज भी आप अपना देखेंगे, अगर खाने की कमी यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट जो भी आई, उसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया कितना पीछे है बाकी देशों से। सुरक्षित पेयजल की बात करें तो हम लोग सुरक्षित पेयजल के लिए बहुत काम कर रहे हैं, हर घर नल योजना लेकर के आ रहे हैं। फिर दूसरा शौचालय की सुविधा, शौचालय की सुविधा के लिए जो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत फिर हमने क्या किया, शौचालय बनवाया। और सैनिटेशन पर्टिकुलर जो रोड के जहाँ जहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, नगर पालिका है, वहाँ पे हमने सैनिटाइजेशंस प्रोवाइड करवाया अलग अलग एरिया में, जैसे बस स्टैंड, रेलवे, और देन जहाँ जहाँ मार्केट्स हैं वहाँ पर। फिर देन स्वास्थ्य के लिए हमने बहुत काम किया है, आयुष्मान योजना, ये सारी चीज़ें हम उनके लिए कर रहे हैं, गरीबों के लिए जो बेचारे कर नहीं पा रहे हैं, जो अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम ये सब चीज़ें उनको देंगे तभी तो वो बेचारे आगे बढ़ेंगे और वो कमाने के लिए प्रेरित होंगे। और जब वो जो भी कमाएंगे तो उसका कुछ पार्ट वो बचत करेंगे, सेविंग करेंगे, जिससे वो अपने आने वाले भविष्य को बहुत अच्छा बना सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा है रिलेटिव पॉवर्टी यानी कि सापेक्ष निर्धरता। इसमें क्या है, दो देशों के बीच कंपैरिजन होता है। जैसे कि मान के चलो कोई एक व्यक्ति है, अंबानी ले लो, दूसरा व्यक्ति अडानी ले लो। अंबानी अमीर है अडानी से, तो सापेक्ष गरीबी की बात करें तो अडानी गरीब है अंबानी से, इस तरीके से। तो पर्टिकुलर अलग अलग देश से हम अगर रिलेट करें तो वो इससे गरीब, वो इससे गरीब, आप किससे गरीब, इस तरीके से रिलेट किया जाता है। बट बेसिकली हमने सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल अगर पॉवर्टी की बात करें तो ये ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। सापेक्ष में तो हर कोई किसी ना किसी से गरीब होगा ही होगा। ये सारी चीज़ें हैं। फिर देन कि पॉवर्टी लाइन क्या होती है, जो अभी हमने आपको बताया कि वर्ल्ड बैंक ने क्या किया था, वर्ल्ड बैंक ने इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन लेकर के आया था जो $1.90 थी। और उस पर डे के हिसाब से कि उससे कम कोई कमाता है तो हम उसको एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी कि बहुत हम गरीबी रेखा के नीचे उसको रख देंगे। अब हम ये देख रहे हैं कि पॉवर्टी लाइन यानी कि निर्धनता रेखा होती क्या है। अब भैया पॉवर्टी लाइन ये होती है कि लाइन विच shows the purchasing power through which
पीपुल सेटिस्फाई देयर मिनिमम नीड्स। अब ये कहता क्या है कि जो पॉवर्टी लाइन है ना, वो क्रय शक्ति को बताती। क्रय शक्ति का मतलब ये होता है कि मेरी खरीदने की क्षमता कितनी है। अगर मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अपनी न्यूनतम आवश्यकता यानी कि मिनिमम नीड्स को कवर कर सकूं या उसे पूर्ण कर सकूं, तो मैं निर्धनता रेखा के में नहीं आऊँगा, उसके नीचे नहीं आऊँगा, बिल्कुल ऊपर आऊँगा। बट अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं जो लोग, तो वो निर्धनता रेखा के नीचे आते हैं। अब क्रय शक्ति को यानी कि परचेसिंग पावर कैन बी एक्सप्रेस्ड पर कैपिटा एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर पर पर्सन। अब क्रय शक्ति को हम कहेंगे कि जो प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय है, यानी कि जो एक माह में कितना खर्च कर रहा है, उसके रूप में व्यक्त किया जाता है। अगर वो एक माह में एक पर्टिकुलर हम एक मेंशन कर देते हैं कि भैया इतना रुपए, मान के चलो मैंने पॉवर्टी लाइन में 1000 रुपये रखा, ठीक है, 1000 रुपये रखा। अगर जो व्यक्ति महीने में 1000 रुपये कमा लेता है तो मैं उसको गरीबी रेखा के नीचे नहीं मानूंगा, और जो व्यक्ति 1000 रुपये से नीचे यानी कि 800-600 रुपये कमा रहा है तो उसको मैं गरीबी रेखा के नीचे डाल दूंगा, यानी कि बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, और एक होता है एपीएल, अबव पॉवर्टी लाइन। इस तरीके से तो ये हमें मालूम हो जाए कि इससे हम पॉवर्टी लाइन क्यों लेकर के आए, क्या रीज़न है इसके पीछे। इसका रीज़न यही है कि हमें मालूम हो जाए कि व्यक्ति का जीवन अगर हमको मालूम हो जाए कि कोई व्यक्ति है, उसका जीवन स्तर बनाने के लिए, न्यूनतम बनाने के लिए हमें कितनी क्रय शक्ति की आवश्यकता है, यानी कि उसको कितना रुपए कमाना पड़ेगा कि वो अपने न्यूनतम ज़रूरतों को पूरा कर सके। ये हमको मालूम हो जाए तो हम एक पॉवर्टी लाइन फिक्स कर देंगे, यानी कि निर्धनता रेखा फिक्स कर देंगे भैया हाँ ये है 1000 रुपये, इतना कमा लो तो आप अबव पॉवर्टी लाइन में चले जाएंगे। ओके, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है कि निर्धनता रेखा क्या है, पॉवर्टी लाइन क्या है। कहते हैं कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी, यानी कि निर्धनता के लिए ऐसे कौन कौन से उत्तरदायी कारक हैं जो निर्धनता को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। अब किसी पर्टिकुलर प्लेस में अगर जनसंख्या बहुत बढ़ रही है तो वहाँ के जनसंख्या के लिए हमें जो उत्पादन है, फूड है, उसको हम ज़्यादा प्रोवाइड कराना पड़ेगा, खाद्यान्न ज़्यादा हमें उपलब्ध कराना पड़ेगा। अगर हमारे पास खाद्यान्न नहीं रहेंगे तो उनको खाना अच्छे से मिलेगा नहीं, उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या है, संसाधन कम है, रिसोर्सेस कम है। हमें कम से कम रिसोर्सेस में अच्छे से अच्छे तरीके से उसका यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके हम सारी जनसंख्याओं को सुविधाएं हम दे सकते हैं। इसलिए जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो गरीबी बढ़ रही है। पिछले 60 वर्षों में देखा जाए कि प्रतिवर्ष मतलब कि हर साल जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। 17 मिलियन लोग भारत की जनसंख्या में प्रतिवर्ष जुड़ते हैं, ठीक है, धीरे धीरे। तो एक ये पहला रीजन हो सकता है कि जो हमारी रैपिडली राइजिंग द पॉपुलेशंस। फिर देन कृषि में कम उत्पादन। अब क्या कहो, लेस प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। अब हो क्या रहा है, एक तो कैपिटल की कमी, किसान क्या है, गरीब हैं हमारे भारत के। उतने बहुत कम किसान हैं जो अमीर हैं और मशीनरी का यूज़ कर सकते हैं, और नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है। आज भी वो ट्रेडिशनल तरीके से क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। ओके, तो उनमें क्या है, एक तो एजुकेशन की कमी है, मेथड ऑफ एग्रीकल्चर कैसे अपनाना चाहिए उनको ये नहीं पता है। तो इससे होता क्या है, जो प्रोडक्शन है यानी कि उत्पादन क्या है, कम हो जाता है। उत्पादन कम होगा तो लोगों को हम खाद्यान्न नहीं पहुंचा पाएंगे, वही फूड वगैरह, तो फिर वही गरीबी आ जाएगी। और दूसरी चीज़, किसानों उत्पादन नहीं करेंगे ढंग से तो उनके पास पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो वो एक गरीबी के अंदर ढकेलते हुए पीछे चले जाएंगे। तो ये भी एक सेकेंडरी रीजन्स है, लेस प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। फिर देन अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेस। होता क्या है, अल्प प्रयुक्त साधन। हमारे पास क्या है, एक तो साधन बहुत कम है, रिसोर्सेज बहुत कम है, और हम उन रिसोर्सेज को अच्छे से अच्छे तरीके से हम यूज़ कर सकें, यानी कि कम रिसोर्सेज में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो COR, कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है, वो थोड़ा सा क्या है, उसका जो नंबर है वो ज़्यादा है कंपेयर टू चीन।
चीन के आप प्रोडक्ट्स आप देखेंगे बहुत कम रेट में मिलते हैं, क्योंकि उनका प्रोडक्शन ज़्यादा है, हमारा प्रोडक्शन कम है। हमारे पास रिसोर्सेज अगर कम है तो हमारे पास प्रोडक्शन भी क्या हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहेगा, प्रोडक्शन हमारा कम हो जाता है। इस वजह से भी क्या हो रहा है, एक तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि लोग बहुत हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे पास बहुत है, हम उनका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। उनका यूज़ नहीं कर पाएंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब होता है मानव संसाधन, और मानव संसाधन का यूज़ अगर हम नहीं कर पाएंगे तो वो जो लोग हैं, जिनको जो अच्छे वेल एजुकेटेड हैं, वो क्या हो जाएंगे, गरीब रहेंगे, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं रहेगा। तो ये भी एक रीज़न है कि हम यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से रिसोर्सेज को। फिर देन प्राइस राइज, कीमतों में वृद्धि। आप जानते हैं कि जैसे ही पेट्रोल डीजल और बहुत सारे जो अपने ऐसे जो बेसिक गुड्स हैं, बेसिक जो प्रोडक्ट हैं, उनके रेट्स जब हाई होते हैं तो बैक जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जितनी भी रिलेटेड हैं, वो सारे चीज़ों के प्राइस क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं। प्राइस जब हाई हो जाएंगे तो पर्टिकुलर किसी आदमी की इनकम कम ही होगी। मान के चलो 5,000 की कीमत है और उसका खर्चे हैं 10,000। 5,000 की उसकी इनकम है और उसकी जो खर्चे हैं वो 10,000, तो वो कहाँ से करेगा, कैसे करेगा? तो वो एकदम गरीबी, ना उसके पास सेविंग कर पाएगा ना कुछ कर पाएगा, वो एकदम गरीब की तरह गरीब ही वो रह जाएगा। तो ये भी रीज़न है प्राइसेस बढ़ने के। प्राइसेस अगर बढ़ेंगे तो लोगों को सामान खरीदने में, सारी चीज़ों में प्रॉब्लम जाएगी, और वो एक बचत नहीं कर पाएंगे, अच्छी बचत करने से ही हम क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर आप देखेंगे बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी नहीं मिल रही है, मतलब कि सॉरी, रोजगार नहीं मिल रहा है लोगों को। बेरोजगारी हमेशा बढ़ती जा रही है, और बेरोजगारी बढ़ेगी तो लोगों के पास पैसे नहीं रहेंगे, पैसे नहीं रहेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। तो ये भी रीजन्स हैं कि रोजगार के अवसर कम हैं, और रोजगार के अवसर अगर हम बढ़ाते हैं तो गरीबी में भी आपको कमी देखने को मिलती है। फिर है सामाजिक कारक भी हो सकते हैं। सामाजिक कारक यानी कि सोशल फैक्टर किस तरीके से वर्क करता है। सोशल फैक्टर में आज भी ऐसा है कि जाति प्रथा, रीति रिवाज, ये सब सारी चीज़ें आज भी क्या है, कास्ट सिस्टम है ना, सक्सेशंस, कस्टम एंड बिकम, ये सब क्या है, आज भी पनप रहे हैं। रीजन कैसे कि कुछ वर्क है, जैसे आप देखेंगे कुछ पर्टिकुलर काम होंगे वो उसी जात का ही करेगा, अगर कोई दूसरा कर लिया तो लोग उसकी हंसी उड़ाएंगे। इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बैरियर बनते हैं उनको काम को आगे करने के लिए। ये सारी चीज़ें भी हैं, तो आप सोशल फैक्टर के आपके पॉइंट्स को आप उसमें अपने मेंस राइटिंग में ऐड कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आप इसके नोट्स बना सकते हैं, और जो भी आप इसकी जो लैंग्वेज है उससे आप नोट्स बनाएं। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर देन राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक क्या है, अंग्रेजों ने क्या किया, भारत को अंधेरे मतलब कि विकास, सिर्फ भारत का क्या किया, दोहन किया, उसके रिसोर्सेज को यूज़ किया, भारत के लिए कुछ नहीं किया, भारत को एक स्टेबल नहीं किया उन्होंने। तो ये भी एक फैक्टर था। और फिर स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, जितनी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे वो क्या हुआ, वो सिर्फ पॉलिटिकल फैक्टर को इफेक्ट करती है, यानी कि डेवलपमेंट प्लान्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर ड्राइवन बाय द पॉलिटिकल इंटरेस्ट, कि भैया हाँ इस पर्टिकुलर लोगों को हम सिर्फ आगे बढ़ा देंगे, यहाँ से हमारे वोट्स ज़्यादा हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि जो बेरोजगारी, यानी कि आप देखेंगे कि जो भी निर्धनता और बेरोजगारी को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाए, बेरोजगारी हम कम नहीं कर पाए, निर्धनता को भी हम कम नहीं कर पाए, ये भी रीजन्स हैं। अब देखते हैं कि हमने तो देख लिया भैया क्या क्या रीजन्स हैं पॉवर्टी के, निर्धनता के। अब हम देखते हैं कि सूटेबल मेजर्स फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ पॉवर्टी, कि पॉवर्टी को लेकर के हम क्या करें, निर्धनता के समाधान के लिए हम कौन कौन से उपाय को अपना। तो पहला जो है रोजगार के अधिक अवसर, यानी कि मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। रोजगार के अगर हम अधिक अवसर दें लोगों को तो होगा क्या, इससे रोजगार के अवसर अगर हम अधिक देते हैं तो इससे क्या होगा, गरीबी जो है वो थोड़ी कम हो सकती है। अगर हम रोजगार देंगे लोगों को तो उनके पास पैसा आएगा, वो बचत करेंगे, तो वो क्या है, थोड़ी सी क्या है, गरीबी उनकी कम हो सकती है, और जो भी उनकी आवश्यकताएं, आधारभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सकती है। इससे क्या होगा, जो पूंजी है, कैपिटल है, वो सब सारी चीज़ें क्या करेंगे, वो कंज्यूम अच्छे से कैपिटल का यूज़ कर सकेंगे, जिससे वो क्या होगा,
पॉवर्टी से वो उभर सकेंगे या निर्धनता से वो उभर सकेंगे। जो छठवीं और सातवीं पंचवर्षीय योजना है FYP 5 ईयर प्लान्स, उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में हमने निर्धनता उन्मूलन के लिए कई कार्यक्रम चलाए, मतलब कि पॉवर्टी रिडक्शन के लिए। तो जैसे कि आप कह सकते हैं आपका ग्रामीण विकास कार्यक्रम हो गया, जवाहर रोजगार योजना हो गया, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार हो गया। ये सब जो है हमने चालू किया ताकि हम ग्रामीण क्षेत्रों में उस टाइम बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी, गरीबी थी, तो वहाँ की गरीबी को दूर करने के लिए हमने वहीं पर ऐसा कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश की ताकि वहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके और वो रोज़गार मिलने से अपनी आवश्यकताएं, जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं, वो पूरी कर सकें। ये भी चीज़ें हैं। फिर न्यूनतम आवश्यकताओं के कार्यक्रम यानी कि मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। अगर हम किसी व्यक्ति को न्यूनतम आवश्यकताएं दे दें, यानी कि खाद्यान्न दे दें, आवास दे दें, कपड़ा, ये बहुत सारी चीज़ें अगर हम देते हैं, उसकी जो न्यूनतम आवश्यकताएं, तो वो जो व्यक्ति है ना, वो थोड़ा सा ऊपर उठ सकता है, गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकता है, फिर अपने आप को मुख्यधारा से जोड़ सकता है मेहनत करके। तो पहली बार जो हमने न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया वो था 5वीं पंचवर्षीय योजना में, जिसमें वो न्यूनतम आवश्यकता के कार्यक्रम को चला करके हमने क्या किया, लोगों तक जो भी बेसिक नीड्स हैं जीवन जीने के लिए, वो सारी चीज़ें पहुंचाने की हमने कोशिश करी ताकि जो गरीबी है वो धीरे धीरे कम हो सके। फिर लघु स्तरीय उद्योग की स्थापना यानी कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। देखो क्या है, गांव में या फिर शहर की बात करें तो हम छोटे उद्योग, कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी कि जिसे कहते हैं कुटीर एवं लघु उद्योग को अगर हम प्रोत्साहन दें, हम उसको सपोर्ट करें, तो क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे कि बेसिकली पिछड़े क्षेत्र हैं वो क्या होंगे, उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे। जैसे कि कुटीर और लघु उद्योग में आपका आ जाएगा अगरबत्ती वाला जो आ गया, धागा, रेशम, ये सब सारी चीज़ें क्या है कुटीर उद्योग में आ जाएगी। और इसके अतिरिक्त विकास वाले क्षेत्रों में कमी वाले क्षेत्रों को और शहरीकरण की समस्या उत्पन्न किए बिना साधनों का स्थानांतरण होगा। तो जो शहरीकरण जो हो रहा है, क्या हो रहा है, गांव से लोग शहर की ओर जा रहे हैं काम करने, तो शहर का रोजगार क्या हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है शहर के रोजगार को। तो वो ना हो, इसलिए हम गांव में जो लघु एवं कुटीर उद्योग है उसको बढ़ावा दें ताकि वहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। दूसरी चीज़ स्प्रेड ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा का प्रसार हम कर सकें। शिक्षा का प्रसार करने से क्या होगा, ताकि हम लोगों को क्या कर सकेंगे, इससे ये होगा कि जैसे कि कोई व्यक्ति है उसको हम बचपन से हम शिक्षा दें, इवन स्किल सिखाएं काम करने का, सारी चीज़ें करने का, तो वो क्या है, इन फ्यूचर, इन भविष्य में उस शिक्षा को ग्रहण करने के बाद वो अच्छी उसकी एक रोजगार उसको प्राप्त होगा ताकि वो गरीब ना रह सके। तो एक रीज़न और भी है कि अगर हम शिक्षा दें लोगों को तो हम गरीबी को कम कर सकते हैं, निर्धनता हम कम कर सकते हैं ताकि वो अच्छे से अच्छे काम कर सके। और लास्ट वही न्यूनतम आवश्यकताएं उपलब्ध कराना, टू प्रोवाइड मिनिमम रिक्वायरमेंट। जो भी मैंने आपको अभी इसके पहले बताया कि हम समाज के जो निर्धन वर्ग के लोग हैं, अगर हम उसको न्यूनतम आवश्यकताएं उपलब्ध करवा दें तो निर्धनता की समस्या दूर हो सकती है। जैसे कि न्यूनतम आवश्यकता क्या हो सकती है, आपका रहने के लिए आवास हो सकता है, खाद्यान्न हो सकता है और स्वास्थ्य के लिए हो सकता है। जैसे कि हमने स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत लेकर के आए और आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना लेकर के आए, ओके, ये खाद्यान्न के लिए अंत्योदय अन्न योजना लेकर के आए। इससे क्या है, न्यूनतम आवश्यकताएं उनको हम पूरी करा दें ताकि वो अच्छे से फिर वो कमाना चालू करें, इसी चीज़ में ना जूझे रहें, तो वो क्या होगा, गरीबी उनकी दूर हो सकती है। अब ऐसे कुछ प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट ने चलाया है ताकि हम लोगों को रोज़गार देंगे तो उनकी गरीबी हम कम कर सकेंगे। यानी कि जैसे मनरेगा हमने लेकर के आया, मनरेगा क्या है, जो भारत सरकार ने इसको लेकर के आया और इसका उद्देश्य था कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में जो परिवारों की जो आजीविका है उनको सुरक्षा दे सकें ताकि वो अपना अच्छे तरीके से वो आगे बढ़ सके। मतलब कि परिवार को हम 1 साल के अंदर कम से कम 100 दिन का जो गारंटी का काम दे सकें, मतलब 100 दिन का उनको काम दे सकें। और ये ऐसा नहीं, ये स्किल्ड वर्कर के लिए नहीं था, ये अनस्किल्ड वर्कर, गाँव के जो लोग हैं, जो मतलब कि अकुशल व्यक्ति हैं, उनको हम साल में 100 दिन का गारंटी के साथ काम देंगे। और इसमें क्या होगा,
महिलाओं की 1/3 भागीदारी भी अनिवार्य थी, कि मतलब गांव में जो महिला है सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी है वो महिलाओं को दी जाएगी, 1/3 महिला रहेंगी। और योजना का जो प्राथमिक उद्देश्य था मजदूरी रोजगार में वृद्धि करना, मतलब रोजगार में वृद्धि करना, और ऐसा किया जाना कि सूखे वनों की कटाई, मिट्टी के कटाव से पुरानी जो है गरीबी के कारणों को संबोधित करने वाले कार्यों को हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। यानी कि भैया मान के चलो गांव में तालाब खोदना है, रोडों में मिट्टी डालना है, ये सब काम हम कैसे करवाते थे, गांव के ही लोगों को बुला करके उनको फिर हम एक पर्टिकुलर एक मजदूरी देते थे, और वो आकर के काम करते थे। और ऐसा हमको साल में कम से कम 100 दिन का गारंटी का काम देना ही देना है। तो इससे काम करने का अधिकार मिलता है मनरेगा से। तो अब मनरेगा याद रखिएगा, मनरेगा आपका पहले नरेगा के नाम से 2005 में आया, ओके, बाद में इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। फिर दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, ये शहरी जो गरीब थे परिवारों को लाभकारी स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसर तक पहुंचाने में सक्षम बनाना, उनकी गरीबी और जो भी है उनको कम करना था। और परिणामस्वरूप गरीबी की जो है ना, जो संस्थाएं हैं निर्माण के माध्यम से स्थायी आधार पर उनकी आजीविका को क्या करना था, हमें चलाना था। तो जो मिशन का मेनली उद्देश्य था कि शहरी जो बेघर है उनको चरणबद्ध तरीके से आवश्यक सेवाओं, जो भी आवश्यक सेवाएं होंगी उनकी, जो भी उनकी न्यूनतम आवश्यकता होगी, हम उनको क्या करेंगे, प्रोवाइड करवाएंगे। ये सारी चीज़ें थी। तो इसके अलावा जो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना है, ये वो कहता ये है कि जो भी मतलब जो रेहड़ी लगाते हैं, जो रोड के किनारे जितनी भी दुकानें लगती हैं, उनको ऋण प्रदान करना, उनको एक संस्थागत तरीके से ऋण प्रदान करेंगे, उनको सामाजिक सुरक्षा देना और उनके लिए उपयुक्त बाजार की व्यवस्था करवाना, ये भी था, ताकि वो लोग क्या कर सकेंगे, अच्छे से अपने कामकाज को कर पाएंगे। फिर आप देखेंगे एक है नेशनल हेल्थ मिशन, ये भी लेकर क्या है, देखो भाई हेल्थ के लिए भी तो काम करना पड़ेगा। बेचारे जो गरीब हैं उनके पास स्वास्थ्य के लिए इतना पैसा नहीं होता कि वो खर्च कर सकें, इसलिए सरकार ने उनके लिए क्या करी, फ्री में इलाज करने की एक व्यवस्था एक नेशनल हेल्थ मिशन लेकर क्या है हमने, ये मिशन है जो आप देखिए 2013 में इसको कैबिनेट में मंजूरी मिली। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और एक राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, ये दोनों दो उप मिशनों का मिला करके था, पहले ये आपका आ चुका है। तो जो NHM के मुख्य कार्यक्रम जो थे उनके घटक थे कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली का क्या करना था, हमको स्वास्थ्य प्रणाली क्या करनी थी, मजबूत करनी थी। मतलब कि प्रजनन और जो मात्र नवजात जो बाल हैं, मतलब कि नवजात जो बच्चे होंगे उनको भी बचाना है, और किशोर स्वास्थ्य को भी ध्यान रखना है, और ये सारी चीज़ों के जो भी रोग हैं उनको कम कर सकें। ये सब सारी चीज़ें नेशनल हेल्थ मिशन में थी, ताकि हम जच्चा और बच्चा दोनों को भी हम सुरक्षित रख सकें। और साथ ही जो भी जो ऐसे रोग हैं जिनका इलाज नहीं हो पाता, जैसे कुष्ठ रोग हो गया, एड्स हो गया, इनके लिए भी बहुत सारी सिक्योरिटी थी, ताकि इनको हम जिनको हुआ है उनका हम इलाज अच्छे से कर सकें, और उनका इलाज होने से वो क्या होगा, वो ठीक हो जाएंगे, ताकि वो फिर आगे अपना काम कर सकें, अच्छे से सारी चीज़ें कर सकें। तो ये कुछ थे जो प्रोविज़न थे गवर्नमेंट के गरीबी को लेकर के। तो इसके बाद वाला जो पार्ट में हम देखेंगे ऐसी कौन कौन सी गरीबी को लेकर के हमने कमेटीज़ बनाई हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपने वैल्यूएबल कमेंट दे सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो अपने क्वेश्चंस आप उसमें लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।